Good afternoon. Radhe Radhe everyone. Good afternoon. Radhe Radhe everyone. Good afternoon. Radhe Radhe everyone. Hi. ठीक है। आप बताओ कैसे हो? टेस्ट शुरू करेंगे बस थोड़ी सी देर में। आफ्टर 2 मिनट। स्टूडेंट्स और जुड़ जाएं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। पढ़ के क्या क्या आए हो बताओ जरा। आज क्या क्या आप लोग पढ़ के आए? कौन कौन से टॉपिक आप रिवाइज करके आए हो? एक मिनट और वेट करेंगे फिर शुरू कर देंगे, है ना? वॉइस एकदम क्लियर आ रही है आप सभी को? ओके, फाइन। सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। हाँ, पेपर इजी रहेगा डेफिनेटली, बट दोनों आपको कराना है। अरे इंग्लिश से डरना नहीं है, जीत के आना है। डरना क्यों है? सारे लेवल्स तो आपको कराया जा रहा है यही पर। बस इतना करते चलो, जो जो मॉक टेस्ट कराया जा रहा है सेम डे याद करते रहो उनको। उनके रूल्स याद रखो माइंड में। क्वेश्चन के साथ साथ रूल याद होना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन याद हो ना हो बट रूल याद होना जरूरी है, ठीक है? चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। ओके। एंड होप फॉर द बेस्ट। पहले से नेगेटिव नहीं सोचते हैं। ऐसा सोचना चाहिए कि जो भी होगा बेस्ट देना है। और रूल एंड रेगुलेशन वैसे ही है कि 25 क्वेश्चन पे आके मैं रुकूंगी। ठीक है, और 30 सेकेंड का टाइमर चलेगा और आप नोट डाउन करते रहना आपने ऑप्शन कौन सा टिक किया। डन। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। लिखा है इट वॉज पिच डार्क हाउएवर देयर ब्लैंक बी अ रे ऑफ लाइट दैट केम फ्रॉम द फार्मर्स हट। आपको यहाँ पर बी का अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करना है ए बी सी डी ऑप्शंस में से। ट्राई कीजिए। चलिए। ओनली सुमन कुमारी ने आंसर किया है टाइम से और मुन्ना कुमार ने आंसर किया है। बाकी स्टूडेंट्स ने टाइम से आंसर नहीं किया। निखत जी, आंसर जो करना है आप लोगों को अपने एक पेन पेपर रखिए वहां पर। जैसे 1 का आपने ए आंसर किया तो ए लिख लो। 2 का क्या किया बी तो बी लिख लो। सी है तो सी लिख लो। जो भी आंसर हो इसका इस टाइप से लिखते चलो। और अगर पहला रॉन्ग हो गया तो रॉन्ग टिक कर दो, दूसरा सही हो गया तो सही टिक करो। ऐसे अपना खुद के पास एक डेटा रखो। चेक योर सेल्फ। चलिए। आई विल नॉट बी एबल टू ब्लैंक कंप्लीट माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम। आपको यहाँ अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म यूज करनी थी। सो टाइम ओवर। नेक्स्ट पॉइंट। वेल डन निखत, वेरी वेल डन एवरीवन। आई वुड हैव fall down from the window as I was feeling very dizzy. जब 25 क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर हम चेक करेंगे किसके कितने मार्क्स आए, किसने कितने गलत किए।
कोई न्यू स्टूडेंट आज जुड़ा है कि सारे पुराने हैं? मुझे तो सारे पुराने ही लग रहे हैं। These days राहुल forget his homework very often. आपको यहाँ appropriate verb यूज करनी है। I saw Dinah downtown yesterday. She blanked going to the new shop that opened on Main Street. She had mentioned that she blank visit the new shop and she got a chance to. Next one. Blank we visit the Jones family tomorrow evening. I prefer to stay home. I blank be home tonight, but I blank be home tomorrow. ऐसे कैसे? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल नहीं करेंगे एक्सप्लेन, ऐसे ही चलेगा। चंचल जी ये टेस्ट है, हम यहाँ पे एक शब्द भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम में एक शब्द आपको एक्सप्लेन नहीं करता, बिल्कुल ऐसे ही पेपर चलता है। पेपर मतलब पेपर होता है। देयर इज नो हेल्प। 25 तक हम बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। जब आप 25 क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद जब सोल्यूशन होगा, फुल हेल्प मिलेगी 101%। यही तो टेस्ट है। It is awfully late. I blank start home now. And it will take hardly 15 minutes to complete it. टेस्ट का मतलब ही होता है द प्रेशर यू फील।
A person who is reserved in talks. इसके बाद आपको आंसर शो नहीं होंगे, बस आप अपने आंसर नोट डाउन करते चलिएगा. आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. A person who is reserved in talks. One who cuts precious stones. Mhm. One who is a strong supporter of his views and religion. Thick-skinned animal. A person who collect coins. Find the correct spelling. Find the correct spelling. Find the correct sentence. नहीं, स्पेलिंग है वो, सेंटेंस लिख दिया है. सिगरेट के भी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं. स्पेलिंग में सबके अलग अलग ऑप्शन है. सारा क्राइड व्हेन हर कैट गॉट सिक बट ही सून गॉट बेटर. आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस है कैसा है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, या सिर्फ कंपाउंड है. ये आपको यहाँ पर बताना है.
द जज एज वेल एज द jury बिलीव द prisoner टू बी गिल्टी। आपको बताना है ये जो सेंटेंस है किस टाइप का है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, किस टाइप का सेंटेंस है। ऑप्शंस इन वो हो गए गड़बड़, है ना, EFG होना चाहिए था, गड़बड़ हो गए सारे ऑप्शन। फाइंड द अंडरलाइन वर्ड्स, मतलब डांसिंग और गैम्बलिंग और क्राई इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताने थे। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस इन्होंने कर दिए हैं ये कर दिए हैं गड़बड़। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ऑप्शन। ये आपका ऑप्शन 1 है, ये आपका ऑप्शन 2 है, ये आपका ऑप्शन 3 है, ये आपका ऑप्शन 4 है। तो ये 3 आपके पास बात के हैं। तो डांसिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्टिसिपल है, जिरंड है, क्या है। गैम्बलिंग क्या है, पार्टिसिपल है, जिरंड है। क्राई क्या है, इन्फिनेटिव है, जिरंड है, क्या है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। इन चारों में से बताना है कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। एंड द लास्ट वन। हार्डली 15 मिनट लगते हैं। 15:03 पे हमने क्लास शुरू की, 18 पे खत्म। चलिए 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलती हूँ सीधा। और हम यहाँ से शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ओके। तो पहला क्वेश्चन था, इट वॉज पिच डार्क, बहुत घना अंधेरा था। हाउएवर, हालांकि, देयर बी अ रे ऑफ लाइट, थोड़ी सी लाइट थी, दैट केम फ्रॉम द फार्मर्स हट, जो कि किसान की झोपड़ी से आई, है ना। तो यहाँ पर हमें बी फॉर्म यूज करना था कि बी का मतलब क्या होता है। बी फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। तो सबसे पहले उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे जो बी फॉर्म का हिस्सा नहीं है, कैन और कुड। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, इज और वॉज। इन दोनों में से क्या आना चाहिए। मैंने आपको समझाया, जब भी आपका टेंस पहले से ही पास्ट में चल रहा होगा तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही आता है। तो नो डाउट हम यहाँ से प्रेजेंट को भी कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। तो इट वॉज पिच डार्क, हाउ एवर देयर वॉज अ रे ऑफ लाइट दैट केम फ्रॉम द फार्मर्स हट। सो फर्स्ट वन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना था कि यार यहाँ पर कौन सी फॉर्म आनी चाहिए कंप्लीट की, है ना। अगर हम कंप्लीटेड को देखेंगे तो ये वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। अगर हम कंप्लीटिंग को देखेंगे तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, जिसका नाम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है। या आप इसको विस्तृत रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के रूप में लिखते हैं। बी थर्ड जो है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, जिसको आप सिंगुलर फॉर्म कह सकते हो, जिसको आप विस्तृत रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और ईएस बोल देते हो। कंप्लीट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
है ना? अब हमें अगर रूल पता है तो हम आंसर करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। एक रूल है कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हेंस द राइट आंसर इज़ डी। डी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2 सभी को? क्वेश्चन नंबर 2 सभी को क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, आई वुड हैव फॉल डाउन फ्रॉम द विंडो एज आई वॉज फीलिंग वेरी डिजी। चूंकि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर चक्कर महसूस हो रहा था, तो मैं किससे गिर सकता था? विंडो से गिर सकता था, है ना? ये कहा जा रहा है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये बात समझिए कि अगर आपको कभी भी विल मिल जाए तो विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। अगर हम विल का पास्ट फॉर्म देखेंगे तो पास्ट फॉर्म जो होता है विल का, यानी कि सेकंड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? वुड। और वुड के साथ भी क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपने दोनों फॉर्म देखे होंगे, विल और वुड। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 नोटेड। पॉइंट नंबर 3 कि बिल का जो है परफेक्ट फॉर्म हम कैसे बनाते हैं? परफेक्ट फॉर्म बनाने के लिए हमें लिखना होता है क्या? वुड हैव। और इसके साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना? क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास कौन सा फॉर्म मिला हुआ है यहाँ पे? ध्यान से देखेंगे, वुड हैव है। तो वुड हैव बिल का कौन सा फॉर्म है? परफेक्ट फॉर्म है। और परफेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? बोलो, थर्ड फॉर्म। तो अब देखिए, फॉलिंग क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि आईएनजी लगा है ना? अब यहाँ पर अगर देखेंगे, फॉल, फॉल क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना? एंड फेल, फेल क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओके। एंड फॉलन, ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेंस वी कैन से द राइट आंसर इज डी। क्लियर? कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, 4 कह रहा है कि माई ब्रदर स्कॉल्डेड मी बिकॉज, मेरे भाई ने मुझे डांटा। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना। ये एग्जाम में आ जाता है, इसका मतलब रिब्यूक भी होता है ना? माई ब्रदर स्कॉल्डेड मी, मेरे भाई ने मुझे डांटा, बिकॉज, क्योंकि आई ड्राइव थ्रू द हिल्स, मैं पहाड़ियों के बीच से क्या कर रहा था? ड्राइव कर रहा था। लेट इन द नाइट, रात में देरी से, मतलब देर रात से। व्हेन इट वाज रेनिंग हेवीली, जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, है ना? अब हमें देखना है कि यह कौन सा फॉर्म आएगा ड्राइव का। सबसे पहले हम टेंस को चेक करें। अगर यहाँ पे स्कॉल्ड का सेकंड फॉर्म बनाया हुआ है ईडी लगा के, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि सेंटेंस में टेंस कैसा यूज हुआ है? पास्ट का। फर्दर आगे भी टेंस कैसा यूज हुआ है? पास्ट का। हेंस वी कैन से कि यार ठीक है, यहाँ पर भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। ड्रॉप वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ड्राइवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ड्राइविंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, एंड ड्राइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? ए। क्लियर है सभी को? दीज डेज, इन दिनों, राहुल फॉरगेट हिज होमवर्क वेरी ऑफन। इन दिनों राहुल जो है अक्सर अपना गृह कार्य भूल जाता है। यह बोल रहा है अक्सर ऐसा करता है, यानी कि अभी उसकी आदत हो गई है, और इन दिनों की बात कर रहा है। तो जैसे इसने कहा इन दिनों, तो इसने हमें बताया कि ये प्रेजेंट टाइम की क्या कर रहा है? बात कर रहा है। फॉरगॉटन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड फॉरगॉट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जनरली पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी भी परफेक्ट में यूज की जा सकती है, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के। फॉरगेट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, और कैसे फॉर्म में करते हैं? प्लूरल फॉर्म में। ठीक है। फॉरगेट्स जो है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, और ये कैसी फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म है। तो क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, तो ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। और राहुल कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब किससे एग्री करती है? सब्जेक्ट से। और ये कैसी वर्ब है? प्लूरल। हेंस वी कैन से द राइट आंसर इज डी। डी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ डायना डाउनटाउन यस्टरडे। मैंने डायना को कल डाउनटाउन देखा था। शी गोइंग टू द न्यू शॉप दैट ओपनड ऑन मेन स्ट्रीट। वो मेन जो स्ट्रीट पे जो एक नई दुकान खुली है वहां जा रही थी। शी हैड मेंशन, उसने मेंशन किया दैट शी विजिट द न्यू शॉप व्हेन शी गॉट अ चांस टू। वह नई शॉप पे विजिट करेगी जब उसका कभी मौका पड़ेगा, तो नई शॉप पर भी वो आएगी, है ना? अब हम यहाँ से अगर टेंस को चेक करें तो पास्ट पूरा फॉलो हो रहा है, और यहाँ पर भी सबकी पास्ट फॉर्म ही यूज हो रही है ना?
तो यानी कि यहाँ भी पास्ट फॉर्म ही आएगा। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर सारा का सारा मॉडल दिया हुआ है, तो चलिए क्यों ना मॉडल को चेक कर लिया जाए कि कहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। सो लेट्स चेक। अगर आप वुड के साथ बी लगा रहे हो तो वुड के साथ बी के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आता, जो कि यहाँ आईएनजी फॉर्म दिया है। और टू बी के बाद भी आईएनजी फॉर्म नहीं आता। हाँ, वॉज के बाद आता है, इसको हम सोच सकते थे कि शी वॉज गोइंग टू द न्यू शॉप दैट ओपन ऑन मेन स्ट्रीट, सी हैड मेंशन्ड दैट शी हैड नॉट टू विजिट द न्यू शॉप व्हेन सी गॉट अ चांस टू। यहाँ पे ये तो सही लग रहा है, बट इसने सारा सेंस खराब कर दिया कि जब उसका मौका पड़ेगा तो वो नई शॉप पे नहीं आएगी, जबकि वो कहना चाह रही है मौका पड़ेगा तो वो नई शॉप पे विजिट करेगी। फाइन। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं डिडंट हैव, तो डिडंट हैव का सेंस नहीं है, क्योंकि विजिट के लिए यहाँ पे हैव इनकरेक्ट है, और हैड टू बी के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आती। लेकिन बीन के बाद हम आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, है ना। सो क्या हो जाएगा, शी कुड हैव बीन गोइंग टू द न्यू शॉप that opened on Main Street. She had mentioned that she would visit the new shop when she got a chance to. Fine. कोई डाउट किसी को इसमें? क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है, वी विजिट द जॉन्स फैमिली टुमारो इवनिंग। हम कल शाम जॉन्स की फैमिली के यहाँ जाएंगे। आई प्रिफर टू स्टे होम। किसी ने कहा कि मैं तो घर पे रुकूंगा। पहले किसी ने कहा कि हम कहाँ जाएंगे, जॉन की फैमिली को कल हम जाएंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। फाइन। तो सबसे पहले कि यहाँ विल आना चाहिए या शैल आना चाहिए, इस पे चर्चा करते हैं। क्योंकि टुमारो इवनिंग का है तो पास्ट फॉर्मेट यहाँ से सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे, और टुमारो इवनिंग लिखा है तो यहाँ से मे को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। फाइन। हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, विल, शैल, कैन। तो जनरल सेंस में, क्योंकि ये भी कंफर्म नहीं है, जनरल सेंस में आई के साथ किसका यूज करते हैं हम, शैल का यूज करते हैं। तो इस बेसिस पे विल एलिमिनेट होता है, बचता है शैल और कैन, है ना। तो कैन और शैल में सोच सकते हैं कि कैन वी विजिट द जॉन्स फैमिली टुमारो। आई वुड प्रेफर टू स्टे होम। यहाँ पे कुड को अगर देखोगे तो कुड सेंसलेस है, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस की बात हुई और कुड एबिलिटी की बात करता है, तो कुड के साथ यहाँ पे प्रिफर सही नहीं होगा। तो आंसर क्या बनेगा, सी। आई वुड प्रिफर टू स्टे होम। प्रेफरेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, वुड का, कि भाई मैं घर पे रहना पसंद करूंगा। ओके, सो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, आई ब्लैंक बी होम टुनाइट बट आई बी होम टुमारो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई ब्लैंक बी होम टुनाइट बट आई बी होम टुमारो। ये बट कंजैक्शन जो होता है कहीं ना कहीं एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव सेंस क्रिएट करता है, यानी कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है। अब देखते हैं कहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है, जहां पर कॉन्ट्राडिक्शन होगा वही आंसर बनेगा। चलो, अगर हम यहाँ देखें दोनों तरफ पॉजिटिव सेंस है तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, बट चेक कर लेते हैं। आई विल बी होम टुनाइट, मैं आज रात घर होऊंगा, बट आई विल बी होम टुमारो, तो ये सेंसलेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, आई वोंट बी होम टुनाइट, मैं आज रात घर नहीं होऊंगा, बट आई माइट बी होम टुमारो, लेकिन मैं कल हो सकता हूं, तो ये सही सेंस है। आई माइट बी होम टुनाइट बट आई हैड टू बी होम टुमारो, तो ये कैसा बन रहा है सेंस आपका, ये बिल्कुल सेंसलेस, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट ही नहीं हो रहा, केवल बी ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, बी। फाइन। किसी को कोई डाउट इसमें 8 तक? इज देयर एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 तक किसी को डाउट? गलत हो गया, कोई बात नहीं, आपको हर तरीके से सोचना है ना। चलो, इट इज ऑफुली लेट, आई स्टार्ट होम नाउ। अरे भाई, बहुत ज्यादा ही देर हो गया और मुझे लगता है कि अब मुझे घर चलना चाहिए, है ना। तो अच्छा होता कि मैं घर निकल जाता, ऐसा सेंस आ रहा है। इट इज ऑफुली लेट, बहुत लेट हो गया, और अच्छा होता कि मैं अब तक घर निकल जाता, है ना। तो आई वुड स्टार्ट होम नाउ, ये सेंसलेस है। आई हैवंट गॉट स्टार्ट होम नाउ, सेंसलेस है। यूज टू हैबिट को बताता है। आई वुड सून स्टार्ट होम नाउ, सून और नाउ सेंसलेस है। आई हैड बेटर स्टार्ट होम नाउ, अच्छा होता कि मैं घर चला जाता, और मैंने बताया भी है कि हैड बेटर टेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ओके। चलो बस 1 मिनट रुकना, थोड़ा प्रियंका मैम का कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ,
सर ने एक लिंक देखी, उसको ज्वाइन करना थोड़ा। मैं तो पेड बैच में हूँ। ओके। हाँ। चलिए एक सेकेंड है ना गाइस। मैम आप दिख नहीं रही, कहाँ से दिखे? हालत ही नहीं है दिखने लायक, तबीयत की बैंड बजी हुई है। नेक्स्ट वन, हु इज दैट? आई एम नॉट श्योर बट इट बी द न्यू मेलमैन। हु इज दैट? वो क्या है? आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, मैं निश्चित नहीं हूं, बट इट बी द न्यू मेलमैन, लेकिन ये कोई न्यू मेलमैन हो सकता है। तो यहां से क्या है कि एक तो श्योरिटी नहीं है, यहां से हमें ये पता चल गया, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि कोई हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं? मे का। इट कुड हैव बी, ये पछतावे के लिए पास्ट में चला जाता है। इट विल बी, क्योंकि पॉसिबिलिटी है तो वुड का सेंस ही नहीं है। इट शैल बी द न्यू मेलमैन, नो, आंसर क्या हो जाएगा? ए। इट मे बी द न्यू मेलमैन। नेक्स्ट है, इट इज एडवाइजेबल, यह सलाह देने योग्य है, विद द पुलिस एंड देन व्हाट यू नो। तो यहाँ पर जो हमें फॉर्म यूज देख पा रहे होंगे आप, कहीं पर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ से आपको ये आइडिया लगाना है कि हमें जो सोचना है, कहीं ना कहीं इन्फिनेटिव और जीरेंट में हमें सोचना है कि इन्फिनेटिव आना चाहिए या जीरेंट फॉर्म आना चाहिए। तो सबसे पहले एलिमिनेटिंग मेथड सीखते हैं कि अगर आपको नहीं भी पता है, वर्ब फॉर्म नहीं याद है, तो एलिमिनेटिंग मेथड से हम कैसे करेंगे। देखो ये ध्यान रखना है कि टू के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड, सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो इस बेसिस पे आउट कर दो। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। अब टू हैव कॉम्प्राइज्ड, अब देखिए क्या करें। एडवाइजेबल एक ऐसी वर्ब है जिसके तुरंत बाद किसका यूज करते हैं? जिरंट का यूज करते हैं। कुछ वर्ब फिक्स होती हैं, तो इस बेसिस पे ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। अब हमारे पास जिरंट का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो कॉम्प्राइजिंग कॉम्प्राइजिंग दोनों क्या है? जिरंट है ना। एंड अब हमें देखना है कि टू हैव टोल्ड आना चाहिए या टू टेलिंग आना चाहिए। अब वैसे आपके पास एक ट्रिक है, अभी जो मैंने पॉइंट बताया कि हमेशा जो फॉर्म आता है वो क्या आता है? सॉरी, एक सेकेंड, है ना। हमेशा जो फॉर्म आता है वो कौन सा आता है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है ना। एक मिनट रुकना जरा। टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, तो इस बेसिस पे ये एलिमिनेट। अभी जो टू हैव होल्ड किया ये भी इनकरेक्ट सेंस है। अब क्या करें? जीरंड आता है तो कहीं ना कहीं कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जो अपने साथ जीरंड के साथ साथ इन्फिनेटिव भी ले सकती हैं। जैसे वांट है, वांट के बाद जीरंड भी आ जाता है, इन्फिनेटिव भी आ जाता है। ऐसे लव है, जीरंड भी आ जाएगा, इन्फिनेटिव भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर दोनों तरफ देखेंगे तो सही फॉर्मेट हमें किसका मिल रहा है? सी। It is advisable to compromise with the police and to tell them what you know. ये आपको सलाह दी जाती है कि अब पुलिस के साथ समझौता करो और उन्हें बताओ कि तुमको क्या पता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट, आई एम अगेंस्ट बट आई बिलीव इन फॉर आवर राइट्स। तो वंस अगेन हम चेक कर सकते हैं कहाँ पर चीजें गलत दी गई हैं, है ना। एक बार ये चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ी है। ठीक, देखो यहां से आप ट्रिक लगा सकते हो। ट्रिक कैसे लगता है? इन अपने आप में प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का रूल कहता है कि इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। तो अगर हम इसके लास्ट वाले ऑप्शंस पे जाएं तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पर इन्फिनेटिव फॉर्म है, ये भी इन्फिनेटिव फॉर्म है, और ये आईएनजी फॉर्म है ना। ये तो बिल्कुल ही गलत है, हैविंग के साथ इन्फिनेटिव यहाँ पे यूज कर दिया है। तो आंसर हमारे पास क्या बचा? बी। आई एम अगेंस्ट फाइटिंग, मैं लड़ाई के खिलाफ हूं, बट आई बिलीव इन स्टैंडिंग अप फॉर आवर राइट्स। लेकिन मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि हमें अपने अधिकारों के लिए क्या होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। हाँ, लिखत मैम जीरेंड में आईएनजी तो नहीं लगा, कहाँ पे आईएनजी नहीं लगा है? क्लियर हो गया ना? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो गया? बी। 11 में, हाँ तो उसको तो इन्फिनेटिव ही बोलेंगे ना डियर, क्योंकि कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जिनके साथ जीरेंट और इन्फिनेटिव दोनों यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए वहां इन्फिनेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है इससे हमें। लेकिन यहाँ ये वाला सेंस इनकरेक्ट था, यहाँ ये इनकरेक्ट, इनको चूज नहीं कर सकते। फाइन।
चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन टॉक्स, मैक्सिमम स्टूडेंट ने गैरुलस आंसर दिया। रिजर्व का मतलब होता है सीमित, एक ऐसा व्यक्ति जो बात सीमित सीमा में रह के करता है, मतलब कम बात करता है। तो जो कम बात करता है वो गैरुलस कैसे हो सकता है? गैरुलस का मतलब क्या होता है? बातूनी। और साइलेंट का मतलब तो होता ही क्या है? शांत। तो होगा क्या? रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कैसा है? रिजर्व्ड है, जो कम बात करता है, कम बात करने वाला। तो आप लोगों ने जल्दबाजी में आंसर इनकरेक्ट कर दिया। और एक और चीज बता दूं आपको इंटरेस्टिंग यहाँ पे, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि टॉकेटिव, टॉकेटिव का एंटोनिम क्या है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, रेटिसेंट ऑप्शन में मिल जाता है। टॉकेटिव का एंटोनिम क्या है? रेटिसेंट है। गैरुलस का एंटोनिम क्या है? रेटिसेंट है, या हम इसको और क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं रिजर्व। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो। और एक वर्ड यहाँ पे रह गया, मेंडेशियस। मेंडेशियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है झूठा, जो झूठ बोलता है। ठीक है, चलिए आंसर हो गया। इसका आंसर मैं लिख देती हूँ, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन, एक ऐसा व्यक्ति जो कीमती पत्थर को काटता है, उसको हम क्या कहते हैं? है ना, तो उसको हम कहते हैं लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? कीमती पत्थर को काटता है, उसको हम क्या कहते हैं? लैपिडिस्ट कहते हैं। ठीक है, और पहला वर्ड यहाँ दिया है सोमनी लोकिस्ट। ये बहुत अच्छा शब्द है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसका मीनिंग भी समझ सकते हो। जैसे यहाँ देख पा रहे होगे, एक वर्ड सोमनी है, उसके बाद एलो क्यू है। एलो क्यू का मतलब क्या होता है? टॉक होता है। और एसओ एम एन, इससे मतलब होता है नींद, यानी कि स्लीप। तो सोमनी लोकिस्ट, सोमनी लोकिस्ट का मतलब क्या होता है? सोमनी लोकिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में क्या करता है? बात करता है ना। क्या करता है? नींद में जो बात करता है उसको हम क्या कहते हैं? सोमनी लॉकिस्ट कहते हैं। क्लियर? ध्यान रखेंगे ना, सोमनी से मतलब क्या है यहाँ पे? नींद। और लॉक से मतलब क्या है? टॉक। क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? इसको याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति आंखों से रिलेटेड है, ये ऑक्यूलिस्ट, यानी कि जो एक तरीके से आंखों को देखता है। और ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? ऑक्यूलिस्ट कह दो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कह दो, ऑप्टिशियन कह दो, ये आंखों से संबंधित है। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? कमेंट करके बताओ। एक पैसिमिस्ट होता है, एक ऑप्टिमिस्ट होता है। नेक्स्ट है वन हु इज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ हिज व्यूज एंड रिलीजन। ये बहुत बढ़िया था क्वेश्चन, है ना, कि एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा है? बहुत ज्यादा अंधभक्त है, किसके प्रति? हु इज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ हिज व्यूज एंड रिलीजन, अपने धर्म के प्रति। जो अपने धर्म के प्रति अंधभक्त है उसको हम क्या कहते हैं? हम्म, बताओ। बाइगॉट का मतलब जानते हो क्या होता है? कट्टर। अब समझ में आया? और एपोस्टेट वर्ड भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को त्याग देता है, तो इसको हम धर्म त्यागी कह सकते हैं। डेजर्टर का मतलब होता है छोड़ देने वाला, यानी कि जो आपको छोड़ के चला जाए, छोड़ देने वाला। तो बाइगॉट, है ना। बाइगॉट का मतलब क्या होता है? कट्टर। ठीक है, बायगॉट का मतलब क्या होता है? कट्टर, किसी धर्म के प्रति कट्टर रहने वाला। जैसे कि अगर हम हिंदू में देखें तो योगी जी अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर हैं। और अगर हम मुस्लिम्स में देखें तो ओवैसी, ये क्या है? अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा क्या है? कट्टर हिंदूवादी, कट्टर मुस्लिमवादी में इन लोगों का नेम सबसे आगे आता है ना। और अगर हम मेडिकेंट का मतलब जाने तो इसका मतलब क्या होता है? एक तरीके से भीख मांगना। मेडिकेंट क्या होता है? एक तरीके से भीख मांगना। क्लियर? भिक्षुक लिखते, भिक्षुक या बैगर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, बैगॉट। नेक्स्ट है थिक स्किन्ड एनिमल, एक ऐसा एनिमल जो बहुत ज्यादा, इसकी खाल कैसी है? मोटी है। थिक का मतलब क्या होता है? मोटी। ठीक है,
थिक का मतलब क्या होता है? मोटी। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पैची ड्रिम। अच्छा, ऐसी मोटी खाल का कौन है? हाथी देखा है? हाथी। हाथी ही एक एकदम ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा मोटी खाल का होता है। या आपने गैंडा देखा होगा, है ना, जिसको हिप्पोपोटेमस कहते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मोटी खाल का। खाल का एनिमल, उसको हम क्या कहते हैं? पैसीड्रम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है सबको? कोई डाउट है यहाँ पे? एग्जाम में ज्यादा आया नहीं, बट हाँ, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अ पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, ये एग्जाम में खूब आता है। ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स को इकट्ठा करता है ना, जिसको प्यार है कॉइन्स को इकट्ठा करने से, उसको हम क्या कहते हैं? बताओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोगों ने सबसे ज्यादा जो आंसर किया है वो फिलेटलिस्ट किया है। हाँ, मुझे ऐसा जो ध्यान आ रहा है कि आप लोगों ने जो आंसर किया था सबसे ज्यादा फिलेटलिस्ट आंसर किया था। एम आई राइट और रॉन्ग? फ्लैट लिस्ट कौन व्यक्ति होता है? जो स्टाम्प कलेक्ट करता है, वो फ्लैट लिस्ट व्यक्ति होता है। और न्यूमेस्मेटिक कौन होता है? जो कॉइन कलेक्ट करता है, वो न्यूमेस्मेटिक होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। वैसे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट आप ध्यान रखना। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑनमेटोपिया। ऑनमेटोपिया, ठीक है। तो ध्यान कैसे रखोगे? देखो, ओ एन ओ, ठीक है, ये तो आएगा ही सभी में। तो पहले चेक करो कहां पर ये आ रहा है। ओ एन ओ सभी में आ रहा है। इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद एम ए टी ओ आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए? ओ एन ओ एम ए टी ओ। तो एम ए टी ओ ढूंढो कहाँ पर है। एम ई ए टी ओ है, एम ओ ए टी ओ है, एम ए टी ओ है, एम ए टी है, तो यही है। और उसके बाद क्या आ गया? पी ओ ई आई है। ये अपने आप में क्या होता है? ध्यान है आपको? अगर नहीं ध्यान है तो मैं बता देती हूँ। ओनोमैटो, है ना, ऐसे बोलेंगे नहीं, बस सिर्फ लिख रहे हैं। ऑन मैच पिया बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये क्या होता है? अपने आप में एक फिगर ऑफ स्पीच है। क्या है ये? अलंकार है इंग्लिश का, फिगर ऑफ स्पीच है ना। तो ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या होता है ना, बार बार जो हिसिंग की साउंड आती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑन मैच पिया कहते हैं। ऑन मैच पिया कौन सा अलंकार होता है? जिसमें हिसिंग की साउंड आती है, या किसी की साउंड के बारे में चर्चा कर दी जाए, है ना। तो वहां पर जैसे हमने कह दिया यहाँ पर, द डॉग barked ऑल नाइट, कुत्ता पूरी रात भौंका था। तो यहाँ पर साउंड किसकी किसकी साउंड की बात हुई? बताओ। यहाँ पर किसकी साउंड की बात हुई? अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुत्ते की साउंड के बारे में बात हो रही है ना। तो ये जो साउंड है बाक, ये क्या है? कुत्ते की साउंड है। यानी कि इस सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? एनमेट्रिपिया, ठीक है। जैसे द आउल hooted all night। आउल यानी कि उल्लू। उल्लू पूरी रात क्या करता रहा? चिल्लाता रहा। करता ना, उसकी आवाज अलग ही टाइप की होती है। तो ये भी क्या है? ये भी एग्जांपल है किसका? ऑनमेटोपिया का, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग टू ग्रीवेंस। ग्रीवेंस जो है एक तरीके से ये क्या होता है? हर्जाना होता है ना। राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? GRIEVANCE। क्या बन जाएगा? GRIEVANCE। ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है? बता दिया ना आपको, हर्जाना शिकायत, शिकायत, है ना? वो अलायंस होता है। सारी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, ये वाली स्पेलिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी, सबने गलत कर दी। हद है। बताओ, तुम लोग ने सिगरेट की स्पेलिंग गलत की हो, कैसे याद रखोगे वो देखो। एक्चुअली क्या होता था ना, आप अगर अपने इंडियन ट्रेडिशनल बुजुर्ग व्यक्तियों को अगर आप देखेंगे, है ना, अगर आप अपने अपने बुजुर्ग व्यक्तियों को देखेंगे आसपास, तो पहले हमारे यहाँ पे क्या पीते थे? इस टाइप का कुछ होता है, हुक्का टाइप का, है ना, उसमें कुछ पाइप वाइप सा लगा रहता है। और उससे फिर वो क्या करते थे? पीते थे, हुक्का पीते थे लोग। आज के टाइम में भी होता होगा, बट पुराने जमाने में पहले बीड़ी नहीं थी, पहले हुक्का पिया करते थे लोग, है ना। एक सेकेंड, कैसे, तो वहां पर ये चीज ट्रेंड था। लेकिन अगर आप अंग्रेजों को देखोगे तो अंग्रेज तो वैसे ही आगे रहे। तो ये लोग क्या करते हैं? सिगार, सिगार वर्ड होता है एक, सिगार।
एक मतलब रैप सा बना लिया और उससे पी रहे हैं उसको। तो सिगार वर्ड आना ही चाहिए, CIGAR, इसी से सिगरेट वर्ड बना है। तो पहले तो ये देखो कहाँ पर CIGAR है, सिगार, सिग, ठीक है। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, सिगार हो गया। अब इसमें ETTE, सिगरेट बन गई स्पेलिंग, है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन। सारा क्राइड व्हेन हर कैट गॉट सिक बट ही सून गॉट बेटर। अभी पूछ रहा है सेंटेंस कैसा है भाई। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें मिनिमम एक सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वर्ब हो। लेकिन यहाँ तो देख पा रहे हो, यहाँ पे तो हमें दो कंजक्शन मिल रहे हैं, तो ये सिंपल नहीं है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। सारा क्राइड व्हेन अ कैट गॉट सिक बट ही सून गॉट, यहाँ पर कई सारे क्लॉज हैं, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें टू कैसे हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या बचा हमारे पास, बचा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसकी दोनों की ही यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, देखने को सिमिलरिटीज मिल रही है। तो ये सेंटेंस कैसा है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है, द जज एज वेल एज द जूरी बिलीव द प्रिजनर टू बी गिल्टी। यहाँ पर ये आपके लिए बहुत आसान हो सकता है अगर आपको छोटा सा एक ट्रिक पता हो। तो इसको पहचान पाना सबसे ज्यादा आसान है, इफ यू नो द ट्रिक। देखते हैं, एक बार आंसर करो, किस किसने क्या आंसर किया था। करेंगे जरा आंसर एक बार फिर से। हम्म, क्या आंसर किया था आप लोगों ने इसका, क्यों भाई, सब लोगों ने क्या क्या आंसर किया इसका। इसकी ट्रिक मैंने बताई, आज की क्लास में मैंने बताई थी इसकी ट्रिक, बहुत सिंपल ट्रिक है, बस देखते ही खत्म है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हम्म, चलो कोई ना। तो ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए, सो मिल जाए, सेंटेंस में अकेला बट मिल जाए, सेंटेंस में अकेला एंड मिल जाए, सेंटेंस में अकेला देयरफॉर मिल जाए, सेंटेंस में अकेला एज वेल एज मिल जाए, तो ऐसे केस में जो आपका सेंटेंस का जो टाइप होता है वो क्या होता है, कंपाउंड। कौन सा होता है, कंपाउंड होता है, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द अंडरलाइन वर्ड्स, कि ये कौन सा इनमें कौन सा जीरेंट है, कौन सा पार्टिसिपल है, ठीक है। ये इन्फिनेटिव है, क्यों है वो जान लो। इन्फिनेटिव जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एक में हम टू का प्रयोग नहीं करते। तो ये बेयर इन्फिनेटिव है, तो ठीक है, यहाँ पर इन्फिनेटिव सभी तरफ आएगा। अब कंडीशन ये होती है कि गैम्बलिंग यहाँ पर जो है वो क्या है, जीरेंड है, पार्टिसिपल है, जीरेंड है, पार्टिसिपल है, वो आपको बताना है। या दोनों ही पार्टिसिपल है या दोनों ही जीरेंड है, बताइए क्या लगता है। हाँ, आया आंसर सभी का। जीरन जीरन इन्फिनेटिव निखत कह रहे हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, कैसे पहचानोगे ये ध्यान से समझ लो, कि जो जीरंड होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, जीरंड का नाम होता है वर्बल नाउन। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जीरंड जो होती है वो एक नाउन की तरह भी, एक ऐसी वर्ब है जिसका प्रयोग हम नाउन की तरह भी कर सकते हैं।
और नाउन को एज अ सब्जेक्ट के रूप में हम लेके चल सकते हैं, है ना। तो बी में तो ये डेफिनेट है कि ये जीरेंड है, बी में क्या है, ये डेफिनेट है कि जीरेंड है, इस बेसिस पे हमने ये दोनों आंसर आउट कर दिए। ठीक है, अब आते हैं इस पर कि ये क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सॉन्ग्स, सॉन्ग्स क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए। अब हमें ध्यान से समझना है कि क्या जो आईएनजी फॉर्म है, क्या वो पार्टिसिपल की तरह भी वर्क करती है, ये आपको यहाँ पर एक बार सोचना होगा। ठीक है, तो यस, जो आईएनजी फॉर्म होती है वो पार्टिसिपल होती है और एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकती है ना। तो राइट आंसर क्या बन गया, पार्टिसिपल जेरेंट इंफिनिटिव, यानी कि ए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना है इस बात का। और मैं एक एग्जांपल और भी बताऊंगी जो आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है फाइंड द इनकरेक्ट वन। ठीक है, फाइंड द इनकरेक्ट वन। तो इन तीनों चारों में से हमें इनकरेक्ट सेंटेंस पहचानना है। जस्ट एज वेल एज मर्सी अलाउज इट। तो एज वेल एज का रूल क्या कहता है कि वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट से एग्री करती है। तो जस्टिस सिंगुलर है और यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आ रही है, तो यानी कि सही है, जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट। एवरी बॉय एंड एवरी वुमन इन द विलेज वॉज टेरिफाइड। मैंने आपको सिखाया कि जब जब सेंटेंस में एंड के साथ एवरी हो या ईच हो, है ना, उसके बाद भले ही कोई भी नाउन आया हो, लेकिन वर्ब जो रहती है वो हमेशा कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। तो ये भी कैसा दिया है, सही दिया है। माई स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, मेरे स्टूडेंट वहां उपस्थित थे, है ना। एंड सो वर आई, और मैं भी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसा है, सब्जेक्ट प्लूरल, तो यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है। आगे लिखा है ही डेयर्स नॉट फेस, उसमें हिम्मत नहीं है देखने की। डेयर्स के बाद नॉट लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है। ध्यान रखना कि डेयर के साथ जब नॉट लग जाता है तो ये बन जाती है क्या, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन मॉडल वर्ब की ये भी खासियत होती है कि ये सब्जेक्ट से कभी एग्री नहीं करती कि सब्जेक्ट जैसा है वैसी वर्ब आएगी। तो यहाँ जो ये एस फॉर्म लगा दी है ये इनकरेक्ट है, इट शुड बी ही डेयर नॉट होना चाहिए, है ना, ही डेयर नॉट। या अगर हमें इसको इसके फॉर्म में, मेन फॉर्म में अगर इसको रखना भी है तो हम कैसे रखते, ही डज नॉट डेयर टू फेस, ही डज नॉट डेयर टू फेस। तो या तो अगर हमें इसको मेन वर्ब में लेके जाना है तो डज नॉट के साथ नेगेटिव बनाओ, और अगर इसको मॉडल वर्ब रखना है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करो। यानी कि ए बी सी तीनों ठीक थे, डी कैसा था, इनकरेक्ट था। तो आंसर क्या हो गया इसका, डी। क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन नंबर 24। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। 5 सेंटेंस है, इनमें से वंस अगेन इनकरेक्ट आपको ढूंढना है। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि ये सेकंड कंडीशनल है। इसकी कंडीशन यही होती है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये बिल्कुल सही है। फॉर हाउ लॉन्ग ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह कितने लंबे समय से बुखार से गुजर रहा है। ये ध्यान रखना जब सेंटेंस में फॉर हाउ लॉन्ग आ जाए तो ऐसे केस में जो एस्पेक्ट रहता है वो हमेशा परफेक्ट रहता है, वो भी किसका, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि लंबे समय की बात हो रही है तो इट शुड बी इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ जो इज सफरिंग है क्या होना चाहिए, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। फॉर हाउ लॉन्ग ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह कितने लंबे समय से बुखार से जूझ रहा है। तो ये जो है इनकरेक्ट है। अब इसको चेक करते हैं, ही हैज नॉट कम येट, वह अभी तक नहीं आया। तो जिस सेंटेंस में येट आता है वहां पर हम जो टेंस यूज करते हैं वो फिक्स है, प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा। तो यस ठीक है ये भी। एंड आई ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टैक्ट होगा, आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू ऑल दीज डेज, मैं इन दिनों तुमसे क्या किया, कनेक्ट होने की कोशिश किया। तो यहाँ पर जो है ये भी सही है, आंसर क्या बन गया, बी।
कोई डाउट इसमें किसी को? 25 में कौन सा गलत है? ये टाइपो एरर होगी, कॉन्टैक्ट होना चाहिए था, है ना। आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू ऑल दीज डेज। इंदिरा मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब बताओ 25 में से कितने सही हुए? 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है आज। 25 में से कितने मार्क्स आए सभी के? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइएगा क्विकली। वैसे ज्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट, ही इज कमिंग एज इफ ही मैट। ट्राई कर सकते हो, 4 ही क्वेश्चन बचे हैं। ही इज रनिंग एज इफ ही मैट, वह ऐसे दौड़ रहा था मानो कि पागल हो। वह ऐसे दौड़ रहा था मानो कि पागल हो। ओके। वाईटी पर कहाँ से आए? खड़े होने लायक ही नहीं है सुमन। पैर में चोट लग गई है मेरे। मैम बहुत गलत होता है, प्रैक्टिस करेंगे सब सही होगा। देखो एज इफ के साथ ये फिक्स है कि जब जब सेंटेंस में एज इफ आएगा तो इस तरफ हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इमेजिनेशन के लिए हमेशा क्या आता है? वर आता है। तो क्या आ जाएगा? वर। आंसर क्या होगा? बी। ही इज रनिंग एज इफ ही वर मैड। बाई जुलाई 2025 शी इन दिस फिल्म फॉर 11 years। साल 2025 तक वह इस कंपनी में 11 साल से काम कर चुका होगा। जैसे ही जुलाई का 2025 आएगा उसके 11 साल पूर्ण हो जाएंगे। हम्म तो यहाँ पर भी ट्रिक है आपके पास, विद इन अ सेकेंड आंसर कर सकते हो जब आपको ऐसा टाइम मिल जाए बाई के साथ फ्यूचर इंडिकेटिंग कि 2025 तक, यानी कि बाई के साथ आपको जब टाइम दिया जाता है तो ऐसे केस में हम जो टेंस यूज करते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो क्या आंसर आएगा? शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस फिल्म फॉर 11 years। वह 11 साल से काम कर चुकी होगी। फाइंड द करेक्ट वन। इसमें पहचानना था कि कौन सा सही है। hmm, ये आई है ना। आई विल वॉश अप बिफोर ही गोज टू बेड। उसके जाने से पहले मैं क्या करता हूँ? धोता हूँ। ही वॉशेस अप बिफोर ही गोज टू बेड। ही विल वॉश अप बिफोर ही विल। बिफोर के साथ कभी भी बिल का प्रयोग नहीं करते। ही वुड वॉश, अगर यहाँ प्रेजेंट आ रहा है तो यहाँ पास्ट नहीं आता, है ना। और अगर हम यहाँ देखेंगे दोनों तरफ प्रेजेंट भी नहीं आता, तो केवल ए ही सही है। आई विल वॉश अप बिफोर ही गोज टू बेड, है ना। उसके बेड पे जाने से पहले मैं पैर धो लूंगा। शी ब्रोक डाउन व्हेन शी द न्यूज। जैसे ही उसने खबर सुनी वैसे ही वो टूट गई। वैन के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो इसमें भी ट्रिकी अप्रोच है। सी इसका आंसर होगा। मैं ही आपको बता दे रही हूँ। आफ्टर ही मर्डर द चाइल्ड हिज बॉडी इनटू द रिवर। उसके मार देने, सॉरी, आफ्टर ही मर्डर द चाइल्ड, उसके बच्चे को मार देने के बाद उसकी बॉडी किस में फेंक दी? नदी में फेंक दी, है ना। तो क्या आना चाहिए? फ्यूचर आएगा नहीं, प्रेजेंट आएगा नहीं। ही थ्रू हिज बॉडी, बॉडी अपने आप नहीं जाएगी, पैसिव फॉर्म आएगी, तो पी इसका सही आंसर बनेगा। फाइन। चलो भाई, इसको हम आपको भेज देते हैं अभी। और कल के लिए प्रिपेयर होके आना। जैसे कि मैंने कल आपसे कहा था कि आज के टेस्ट में आपको जो मिलने वाला है, 1 वर्ड मिलेंगे, स्पेलिंग टेस्ट मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें आज आपको दी गई, है ना। और इन्फिनेटिव जीरेंट को मैंने एडिशनल ऐड किया। इस पीडीएफ को अभी सेंड कर रही हूँ, 2 मिनट रुक जाना। कल के लिए, हाँ जी, कल के लिए प्रॉपर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ के आना है। कल के लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ के आए, ठीक है। क्लॉज पढ़ के आए, क्लॉज। और वर्ब पढ़ के आए, वर्ब, क्लॉज। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ के आना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ के आना है। तो इनका ये सब हम करा देंगे रिवीजन। देखो आ गया आंसर, सॉरी पीडीएफ आ गई आप सभी के पास? मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से। रिसीव्ड पीडीएफ। ओके।
ठीक है जी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी से मिलते हैं कल को, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, एक और चीज, नाउन का रिवीजन कर लेना। वापस से कह रही हूँ, नाउन को सिंगुलर प्लूरल फॉर्म, कलेक्टिव नाउन फॉर्म एंड जेंडर प्रोनाउन के बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि पॉजिटिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये बेसिक चीजें जरूर पढ़ लेना एक बारी, टाइम मिल जाए आपको तो। डिटरमाइनर पढ़ लेना टाइम मिल जाए तो। जब आप रिवीजन करने बैठे तो इन 3 चीज पे जरूर फोकस करें। नाउन में सिंगुलर प्लूरल, नाउन में जेंडर, नाउन में कलेक्टिव नाउन, प्रोनाउन में पॉजिटिव केस, सब्जेक्टिव केस, है ना। और एडजेक्टिव में डिटरमाइनर को एक बार आप चेक कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे। वोकेबलरी सेक्शन में आप वन वर्ड एक बार जरूर देख लें, फ्रेज देख लें। ओके, चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। और प्लीज 5 स्टार कर दीजिएगा। कैसा लगा आज का टेस्ट? आज का टेस्ट कैसा रहा? इंटरेस्टिंग? चलो, बाय बाय एवरीवन। चलो, बाय, टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट।